नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आ जाइए, जल्दी से लाइव क्लास शुरू हो चुकी है, जुड़ जाइए। इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रश्नों की श्रृंखला में हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम संज्ञा प्रकरण जो था हमारा पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो संज्ञा प्रकरण जो है उसकी हम यहाँ पर तीसरी कक्षा ले रहे हैं और तीसरी जो कक्षा है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से। तो शुरुआत करते हैं हम आज पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारी इस स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, व्यंजनम आश्रित वर्णा सन्ति। व्यंजन पर आश्रित वर्ण कौन से होंगे? ठीक है, इसके जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ और ये प्रश्न फिर दोबारा से घूम के आ गया है। तो व्यंजन आश्रित जो वर्ण है वो कौन कहलाएंगे? ऑप्शन आपके सामने है। क्या जीवा मूल्य होगा, अ तथा ब उपदमानीय होगा या अनुस्वार होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर लगाइएगा। तो देखो, व्यंजनों पर आश्रित जो वर्ण हैं वो जीवा मूल्य होते हैं और उपदमानीय होते हैं। अनुस्वार जो है वो हमेशा स्वर के साथ आता है। अनुस्वार जो है वो हमेशा स्वर के साथ आता है। अनुस्वार जो है वो हमेशा स्वर के साथ आता है, जबकि जिह्वा मूल्य और उपदमानीय जो हैं ये व्यंजनों पर आश्रित होते हैं। ये किन पर आश्रित होते हैं? व्यंजनों पर आश्रित होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अ तथा ब। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अर्धस्वरा के अर्धस्वर जो है इनमें से वो कौन से हैं? अर्धस्वर जो हैं वह कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर अ जो है उसमें क्या यवरल है या श है या अ तथा व दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर पूछ रहा है अर्धस्वर। अर्धस्वर के नाम से यवरल इसको जाना जाता है। अर्धस्वर के नाम से यवरल इनको जाना जाता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यादि वर्णा सन्ति। यादि वर्णा सन्ति, तो ऑप्शन में है आपके सामने यण, शल, अ तथा ब या उष्म। बताइए, जल्दी से आंसर लगाइए, क्या आंसर होगा? आंसर लगाइएगा जल्दी से। तो यादि वर्ण जो है उस यादि वर्ण में यण वर्ण आते हैं। यण वर्ण में य, व, र और ल। ठीक है, एक तो ये आते हैं और प्लस जो है शल वर्ण भी आते हैं। श, श, स और ह। ठीक है, तो ये चार वर्ण और ये चार वर्ण और प्लस बराबर कितने वर्ण हो जाएंगे? 8 वर्ण। ठीक है, जो ये 8 वर्ण हैं ये 8 वर्ण इन यादि वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यण से मतलब हो गया यवरल और शल से मतलब हो गया श श श। ये जो श है यह श जो है ये तालव्य श की श्रेणी में आता है। ठीक है, इस श को हम मूर्धन्य श बोलते हैं और ये जो स है इसे हम दंते स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अ और ब दोनों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, प्रत्याहार विदायकम सूत्रम किम। प्रत्याहार विदायकम सूत्रम किम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्याहार, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर प्रत्याहार विधायक जो सूत्र है क्या वह आदि गुणा है,
पर सन्निकर्ष संहिता है, या आदि रंतेन संहिता है, या सर्वे हैं। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर आपके आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आदि रंतेन संहिता ये क्या है, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, जबकि आद गुण जो सूत्र है, आद गुण जो सूत्र है ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। ये गुण संधि यह आद गुण जो सूत्र है ये गुण संधि विधायक सूत्र है। पर सन्निकर्ष संहिता जो है ये पर सन्निकर्ष संहिता ये संधि विधायक सूत्र है। कौन सा सूत्र है, संधि विधायक। पर सन्निकर्ष संहिता जो है यह संधि विधायक सूत्र है। और आदि रंतेन संहिता जो है यह प्रत्याहार, यह कौन सा है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, आदि गुण जो सूत्र है गुण संधि विधायक सूत्र है, गुण संधि विधायक सूत्र है, जबकि गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है गुण संज्ञा विधायक सूत्र, तो गुण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणः, अदेंग गुणः। यह जो है यह सूत्र गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवर्णस्य कति भेदा सन्ति, अवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है मात्र अवर्ण के कितने भेद होते हैं। तो अवर्ण के कितने भेद होते हैं, पहले भी मैंने बताया था आपको, क्या अष्टादश होते हैं, क्या षट होते हैं, क्या द्वादश होते हैं, या त्रिंशत होते हैं। तो अ जो वर्ण है अवर्ण के 18 भेद होते हैं। कैसे होंगे, यह जो अ है यह कौन सा अ है, यह ह्रस्व अ है। ठीक है, और यह जो आ है यह कौन सा आ है, ये दीर्घ है। ठीक है, और यह जो आ है और आ के साथ में ये प्लुत का निशान है, यह कौन है, यह प्लुत है। क्या है, प्लुत है। तो इस अ के कितने भेद हो गए 6, प्लस इसके आ के कितने भेद हो गए 6, और इसके कितने भेद हो गए 6। तो 6 और 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 18 भेद। कितने भेद हो जाएंगे, 18 भेद। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, आपके अष्टादश आंसर हो जाएगा। 18 भेद होते हैं अवर्ण के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सेम उसी का प्रश्न आ चुका है ये, अत वर्णस्य कति भेदा सन्ति। अब यहाँ पूछ रहा है अत वर्णस्य कति भेदा सन्ति। जो ये अत है ना, ये अत में जो हलंत त है, ये जो अत है, इस अत में जो ये हलंत जो त है, हलंत जो ये त है, इस हलंत त का मतलब होता है कि यह इसी का ग्रहण करेगा। ठीक है, ये जो त जो है ये त किसी के भी बाद लग जाएगा, तो यह जो है ये उसी वर्ण का ग्रहण करेगा। और अत का ग्रहण करने के उपरांत यहाँ पर इसके कितने भेद स्वीकार किए जाएंगे, इसके 6 भेद स्वीकार किए जाएंगे। कितने भेद स्वीकार किए जाएंगे, 6 भेद स्वीकार किए जाएंगे। और जो ये त है, यह त जो है एक सूत्र आता है त परत तत्कालस्य, तत्कालस्य। इस सूत्र के माध्यम से यह जो हलंत जो वाला त है, यह त इसमें ग्रहण कर लिया जाता है, और इसी के माध्यम से ये अत जो है इसके 6 भेद हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके ऋकारस्य कति भेदा। अब ये पूछ रहा है ऋकार। ठीक है, ऋकारस्य कति भेदा। तो सिंगल अगर वर्ण पूछा जाएगा तो वह जो है वो सभी उसमें सभी समाहित हो जाएंगे। उसके जो भी भेद होते हैं, उसके जो भी परिवार वाले हैं, उस वर्ण के परिवार वाले, वो उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो ऋकार जो है क्या इसके अष्टादश भेद होते हैं, क्या द्वादश होते हैं, क्या षट होते हैं, या त्रिंशत होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अष्टादश। क्यों, क्योंकि जो ये ऋकार है, ये री है, इस री की फैमिली में इसके 2 और भाई हैं। ठीक है, ये जो री है, इस री की फैमिली में इसके 2 और भाई हैं। ये एक बड़ा भाई है और एक इससे बड़ा भाई और है। ठीक है, ये वाला, ये तो ये जो
दोनों भाई इसके साथ जब भी शामिल होंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, अष्टादश, 18 भेद गिन लिए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है री वर्णस्य कति भेदा। अब ये पूछ रहा है री वर्णस्य, पहले भी पूछा था री वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वहाँ पर हमने लगाया था आंसर अष्टादश, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है, ये प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। प्रश्न कैसे समझोगे आप, प्रश्न को पहले 2 बार अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद में आंसर लगाना है। जल्दबाजी करोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो री वर्णस्य, ये पूछ रहा है री वर्णस्य कति भेदा, और पीछे कोष्टक में क्या दे रखा है, री वर्णयो सवर्ण संज्ञा अंतरम। अब ये पूछ रहा है कि री और ली वर्ण की सवर्ण संज्ञा होने के उपरांत, सवर्ण संज्ञा अगर हो जाती है री और ली वर्ण की, तो फिर री वर्ण जो है इसके कितने भेद गिन लिए जाएंगे। तो जो री वर्ण है, ये जो री वर्ण है, ये जो री वर्ण है और ये जो है ली वर्ण है, ठीक है, जब ये दोनों के सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो सवर्ण संज्ञा होने के उपरांत ये आपस में भाई भाई हो जाते हैं। और जब भाई भाई हो जाते हैं तो ये अपने अपने जो भेद हैं उनको भी समाहित कर लेते हैं। तो री के जो भेद होते हैं, री का जो भेद है वो री के कितने भेद हैं, 18 भेद गिने गए हैं। जो री है इसके कितने भेद गिने गए हैं, इसके 12 भेद गिने गए हैं। कितने भेद गिने गए हैं, इसके 12 भेद गिने गए हैं। 12 भेद किस लिए गिने गए हैं, क्योंकि जो री जो है इसका क्या नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ का इसका अभाव होता है, इसी कारण इसके 12 भेद गिन लिए जाते हैं। और जब इन दोनों वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो इनके सवर्ण संज्ञा होने के उपरांत इनके कितने भेद हो जाते हैं, 30 भेद हो जाते हैं। इसीलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 63। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ जाता है आपके स्क्रीन पर कि ए वर्णानाम कति भेदा। अब ये पूछ रहा है ए वर्ण, ठीक है। ये जो ए वर्ण है, ये जो ए वर्ण है, ये ए वर्ण कौन सा है, ये दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है, ये कौन सा है, दीर्घ स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि जो ये ए है, ये जो ए है ये 2 स्वरों से मिलकर बनता है। कौन से 2 स्वरों से मिलकर बनेगा, एक तो अ और प्लस एक ई, ठीक है। ये जब 2 स्वर जो हैं इनकी जो संधि हो जाएगी तो 2 स्वरों की संधि होने के उपरांत क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसी स्वर को क्या बोलते हैं, इसे संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो ये पूछ रहा है प्रश्न में ए वर्णानाम कति भेदा, तो ए वर्ण के कितने भेद स्वीकार किए जाएंगे, ए वर्ण के कितने भेद स्वीकार किए जाएंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है, क्या द्वादश होगा, क्या षट होगा, क्या अष्टादश होगा, या 63 होगा। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, जो ए वर्ण है ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, मगर इसमें किसका अभाव है, इसमें ह्रस्व का अभाव है, क्योंकि ये जो अ और ई जो ये संधि स्वर हैं इन दोनों से मिलकर ये क्या बना है, दीर्घ बना है ए। तो इसमें हमेशा ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए इसके कितने भेद स्वीकार किए जाते हैं, 12 भेद स्वीकार किए जाते हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ली वर्णस्य कति भेदा। अब ये पूछ रहा है जो ली वर्ण है इसके कितने भेद हैं, क्या 12 भेद हैं, क्या षड भेद हैं, क्या अष्टादश भेद हैं, या 63 भेद हैं। अब यहाँ पर केवल क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में केवल पूछा जा रहा है कि ली जो वर्ण है इसके कितने भेद स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके 12 ही भेद स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि ये जो ली वर्ण है इसमें किसका अभाव होता है, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, इसीलिए इसके क्या भेद स्वीकार किए जाएंगे, 12 भेद स्वीकार किए जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर प्रश्न है और प्रश्न
प्रश्न को मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम किम उच्यते, वर्ण की उत्पत्ति स्थान को क्या कहा जाता है, वर्ण की यानी वर्णों की जहाँ से उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न में ऑप्शन में आपके यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्या प्रयत्न कहा जाता है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, प्रयत्न प्रयत्न कहा जाएगा, या उच्चारण स्थान हम कहा जाएगा, या स्पर्श कहा जाएगा, या संधि कहा जाएगा। ठीक है, तो वर्ण की जहाँ से उत्पत्ति होती है वही उसका क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, तो वर्णस्य उत्पत्ति स्थानम किम उच्यते, वर्ण की उत्पत्ति का स्थान क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान कहलाएगा। अगर क वर्ण की अगर ध्वनि कंठ से निकल रही है तो वो जो उसका कंठ जो है वो उसका क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, च वर्ण की यदि तालु से उसकी उत्पत्ति हो रही है, उच्चारण हो रहा है, तो वह उसका क्या कहलाएगा, उच्चारण स्थान कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि। ठीक है, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अगली कक्षा में, और ये जो जितने भी मैं सारे प्रश्न आपको सोल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन प्रश्नों के माध्यम से आपका संपूर्ण संज्ञा प्रकरण जो है वो पूरा आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सारा इसमें मैंने सारे प्रश्न इसमें समाहित कर रखे हैं ताकि आपका जो संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक है वो आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़े और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर सकें। इसीलिए मैंने ये सारे अलग अलग टाइप के प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, संस्कृत भाषायाम कति उच्चारण स्थानानि, संस्कृत भाषा में कितने उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। ऐसा ही प्रश्न एक बार मैंने पहले भी दिया था कि संस्कृत पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो वो प्रश्न अलग है और यहाँ पर पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा के संबंध में। तो संस्कृत भाषा में हमेशा कितने उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं, तो हमेशा 7 ही उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। मूल उच्चारण स्थान जो हैं वो तो 7 ही स्वीकार किए गए हैं, जबकि वर्णमाला क्रम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 11 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। कितने उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं, 11 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर के यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न वापस दोबारा ये आ चुका है, पाणिनीय शिक्षानुसारम उच्चारण स्थानानि, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। वो पहले संस्कृत भाषा के अनुसार पूछा था उसने, और अब पूछ रहा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वह कितनी मानी गई है। क्या 7 मानी गई है, क्या 8 मानी गई हैं, क्या 9 मानी गई हैं, क्या 11 मानी गई हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो ये 7 जो संख्या है यह संस्कृत भाषा के अनुसार मानी गई है। किसके अनुसार मानी गई है, संस्कृत भाषा के अनुसार। और 8 जो हैं वो पाणिनि के अनुसार मानी गई हैं। ठीक है, पाणिनि के अनुसार। ठीक है, 9 उच्चारण स्थानों की संख्या हम नहीं मानते हैं, जबकि 11 जो है ये वर्णमाला के अनुसार 11 उच्चारण स्थानों की संख्या मानी गई है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ रहा है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है उत्पत्ति वाला, उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। क्या मूर्धा होगा, क्या कंठ होगा, या तालु होगा, या ओष्ठ होगा। ठीक है, तो सूत्र मैंने एक बार पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ से जो उच्चारित जो वर्ण हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो अ होगा और अ में उसके सारे भाई बंद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, क होगा, क्योंकि क के भी भाई बंद हैं, क वर्ग पूरा आ जाएगा।
और एक ह होगा, ह का भी उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। और उसके बाद में विसर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होगा, कंठ के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। अब च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा, इसके बारे में आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर लगाइएगा। लगाइएगा आंसर। च वर्ग से उच्चारण स्थान, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। जिस प्रकार क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्या दंत होगा, क्या कंठ तालु होगा, या तालु होगा, या कंठ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा च वर्ग का उच्चारण स्थान में ईचु ऐशानाम तालु। ठीक है, ईचु ऐशानाम तालु, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो वह जो वर्ण है, ये एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ये पूछा है। तो वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो वकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्टम। ठीक है, वकार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्टम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वह जो वर्ण है ये दांत और ओष्ठ इन दोनों के स्थानों से उच्चरित होता है। ठीक है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, लगाइएगा। क्या होगा, क्या नासिका होगा, क्या कंठ होगा, या जिह्वा होगा, या दंत होगा। जिह्वा, यहाँ पर वह आ जाएगा जिह्वा। ठीक है, क्या होगा बताइए जल्दी से आंसर। अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। अनुस्वार कौन से वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कंठ से होगा क्या, नहीं होगा। जिह्वा से होगा क्या, नहीं होगा। दंता से होगा क्या, नहीं होगा। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वह हमेशा कहाँ से होगा, नासिका से होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और इसका प्रश्न को मैं पढ़ देता हूँ। प वर्णस्य उच्चारणम अस्ति। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये मैंने इसमें सारे प्रश्न जो हैं वो उच्चारण स्थानों से संबंधित लिए हैं, ताकि आपका इन प्रश्नों के माध्यम से उच्चारण स्थान वाली जो शंका है वो आपकी इस प्रश्नों के माध्यम से दूर हो जाए और आप अपना मूल्यांकन सही रूप से कर पाएँ। ठीक है, तो प वर्ण से उच्चारण स्थानम क्या होगा, प वर्ण का क्या कंठ होगा, क्या ओष्ठ होगा, क्या मूर्धा होगा, या दंता होगा। ठीक है, लगाइए जल्दी से आंसर। तो प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो उपपद्यमानियानाम ओष्ठो, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। वर्णयो उच्चारण स्थानम कंठ तालु भवति। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु होता है। ठीक है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा, तो क्या ए और आई का होगा, क्या ओ या औ का होगा, या य और व का होगा, या श या स का होगा। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ए दे तो कंठ तालु, तो यहाँ पर प्रश्न जो पहला नंबर का ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आई जो है इनका उच्चारण स्थान ही क्या होता है, कंठ तालु कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नासिक्य वर्णः सन्ति। नासिक्य वर्णः सन्ति, जो नासिका से उच्चारित होते हैं वर्ण, जो नासिका से उच्चारित होते हैं जो वर्ण, वो उनको नासिक्य वर्ण कहा जाता है। और नासिक्य वर्ण जो हैं वह हमेशा कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं, पंचम वर्णों के अंतर्गत आते हैं। पंचम
वर्णों के अंतर्गत आते हैं। पंचम वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और पंचम वर्ण जो है, पंचम वर्ण जो है, क्या इसके आंसर लगाइएगा आप एक बार। क्या प भ ये वाला है, या ये वाला है, या यू यू ल है, या श श है। तो इनमें से नासिक के वर्ण आपको पहचानने हैं जो नासिका से उच्चरित होते हैं। इनमें से वो कौन से वर्ण होंगे? तो देखो, नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण जो हैं वो मुझे ये वर्ण तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ये वर्ण भी बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, और ये वर्ण तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर म जो है ये पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। ज्ञ जो है यह भी पंचम वर्ण है, और ये ज्ञ जो है ये ग इसमें जुड़ा हुआ है, और न जो है ये भी पंचम वर्ण है, और न जो है ये भी पंचम वर्ण है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। स्वराणाम बाह्य प्रयत्न किम? स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 दे रखे हैं। उदात अनुदात स्वरिता, विवार अघोष श्वास, या अघोष नाद स्वरा, संवारा, या अल्प प्राण, या महाप्राणो। ठीक है, तो स्वराणाम बाह्य प्रयत्नम किम? स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो स्वरों का बाह्य प्रयत्न हमेशा क्या होगा? उदात, अनुदात और स्वरित। ये उदात जो है, मान लीजिए ये आपके यहाँ पर क्या है? अस्वर है, ठीक है, अस्वर है। और ये क्या है? यह भी अस्वर है। और ये क्या है? यह भी अस्वर है, ठीक है। और मैं अगर ये जो अस्वर हैं, इस अस्वर के अगर किसी भी प्रकार का अगर इसमें चिन्ह नहीं लगाता हूँ तो ये किसकी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा उदात की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। कौन से स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा? उदात स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर मैं इस अवर्ण के नीचे ये आड़ी रेखा अगर लगा देता हूँ तो यह अनुदात, ये जो है, यह जो वर्ण है, यह जो वर्ण है, ये जो वर्ण है ये अनुदात की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है? अनुदात की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो अवर्ण है, अगर इस पे मैं अगर खड़ी रेखा लगा देता हूँ तो ये जो वर्ण है ये स्वरित, ये स्वरित स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पूरा मैंने बता दिया है आपको कि अनुदात स्वर चिन्ह के माध्यम से आए तो कैसे कहलाएंगे, और अनुदात स्वर कैसा कहलाएगा, और स्वरित स्वर कैसा कहलाएगा। तो ये स्वर जो है इनमें बाह्य प्रयत्न जो है ये क्या हो जाएगा? उदात, अनुदात और स्वरित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, और अगला प्रश्न क्या है? महाप्राण वर्ण अस्ति। महाप्राण वर्ण अस्ति। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होंगे? ऑप्शन है आपके, क्या क होगा, क्या ख होगा, क्या ग होगा, या ज्ञ होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा महाप्राण वर्णों का। ठीक है, चलते हैं। तो देखो, महाप्राण वर्ण की बात चल रही है, तो महाप्राण वर्ण जो है, महाप्राण वर्णों के अंतर्गत हमेशा कितने वर्ण आते हैं? महाप्राण वर्णों के अंतर्गत वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग है तो इस क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा। और क वर्ग के बाद में च वर्ग है, च वर्ग का भी कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं ये महाप्राण वर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से महाप्राण वर्ण कौन सा होगा? तो इनमें से महाप्राण वर्ण, ये तो तीसरा वर्ण है, ठीक है, ये पांचवा वर्ण है, ये पहला वर्ण है, और ये दूसरा वर्ण है। ठीक है, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा?
ये वाला, क्योंकि महाप्राण जो वर्ण है इसमें वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्णो अस्ति। अल्प प्राण वर्णो अस्ति, अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें क्या ख आता है, क्या क आता है, क्या ध आता है या थ आता है? बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सा वर्ण आता है। ठीक है, तो ये अल्प प्राण जो हैं, इन अल्प प्राण के अंतर्गत जो अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। तो इसमें ऑप्शन में क्या पहला वर्ण ख पहला वर्ण है क्या? ये तो दूसरा वर्ण है। ठीक है, ये पहला वर्ण है और ये चौथा वर्ण है, और ये कौन सा वर्ण है? ये थ वर्ण है। ठीक है, ये भी चौथा वर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण राइट हो जाएगा? आपके क वर्ण राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईषद विव्रत वर्णा अस्ति। ईषद विव्रत वर्णों के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको ऑप्शन स्क्रीन पर 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से लगाइएगा। क्या पहला वर्ण आएगा, क्या दूसरा ब है ख आ जाएगा, क्या ल आ जाएगा या अ आ जाएगा? ठीक है, तो ईषद विव्रत ये पूछ रहा है, ईषद विव्रत वर्णों के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ईषद स्पष्ट और ईषद विव्रत। ठीक है, तो ईषद विव्रत और ईषद स्पष्ट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत ये वर्ण आ जाएगा। देखो, मैं यहाँ पर बस समझा देता हूँ आपको कि जो ईषद विव्रत, ये ईषद विव्रत जो वर्ण है, इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, जिनमें क्या आ जाएगा? श आ जाएगा, फिर श आ जाएगा, फिर स आ जाएगा और ह आ जाएगा। ठीक है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। इसीलिए आपका यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईषद स्पष्ट वर्णा अस्ति। अब ईषद स्पष्ट की पूछ रहा है, तो ईषद स्पष्ट में क्या श हो जाएगा, क्या य हो जाएगा, क्या ई हो जाएगा या क हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो ईषद स्पष्ट जो वर्ण हैं, इनके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? य आ जाता है, व आ जाता है, र आ जाता है और ल आता है। य व र ल आ जाते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को यण वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, यण वर्ण भी कहा जाता है। ईषद स्पष्ट वर्ण जो है, इसके अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन नंबर यह जो है वह बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, खर वर्णानाम बाह्य प्रयत्न संति। तो खर जो वर्ण है, उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा है जा रहा है। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। पहला नंबर का ऑप्शन है विवार श्वासा या घोषाश्च, संवार नादा या घोषाश्च, अल्प प्राण या महाप्राणा, न को अपि, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको समझाना है। ठीक है, तो ये खर वर्ण जो है, इनका बाह्य प्रयत्न बताना है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विवार श्वास और अघोष, ये खर वर्ण के हो जाते हैं। खर वर्ण, खर क्या है? खर एक प्रत्याहार है। खर क्या है? एक प्रत्याहार है, और इसके अंतर्गत, खर वर्णों के अंतर्गत वर्ग का पहला पहला और दूसरा वर्ण आता है, और इसके साथ ही इसमें क्या आ जाता है? श, स और स, ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, श स स आ जाते हैं। तो ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल कितने वर्ण आ जाते हैं? 14 वर्ण आ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हर्ष वर्णानाम बाह्य प्रयत्न संति। हर्ष वर्गों के बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ठीक है, वैसा ही सेम प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आ जाता है हर्ष वर्णानाम बाह्य प्रयत्न संति।
ठीक है, तो हर्ष वर्णों का क्या हो जाएगा, क्या विवार श्वास अघोष हो जाएगा क्या, या संवार नाद घोषाश्च हो जाएगा, या अल्प प्राण महाप्राण हो जाएगा, या न को अपी। ठीक है, इनमें से तो जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो हर्षो संवारा नादा घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार जो हैं ये क्या है, हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न है वह क्या होगा, संवार होगा, संवार होगा, नाद होगा और घोषाश्च हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णा कति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्णों की संख्या बताई गई है, क्या 40 हैं, क्या 42 हैं, क्या 60 हैं, या 63 या 64 हैं। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाएगा तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 या 64 बतानी चाहिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केवलम प्रारंभे केन सूत्रेण इत संज्ञा न भवति, केवल प्रारंभ में किस सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा नहीं होती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न 100% जो है परीक्षा में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर डायरेक्ट सीधे प्रश्न नहीं देकर इस प्रकार से कन्फ्यूजन वाले प्रश्न दे दिए जाएंगे। तो ये पूछ रहा है केवलम प्रारंभ में कौन से सूत्र के द्वारा इत संज्ञा नहीं होती है। क्या, अब इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है श प्रत्यय, श प्रत्यय जो सूत्र है क्या इसके माध्यम से, क्या चुटू के माध्यम से, ये चुटू है, चुटू के माध्यम से, या आदिर्यंच टूडव, आदिर्यंच टूडव, टूडव सूत्र के माध्यम से, या उपदेश अनुनासिक इत इसके माध्यम से। तो केवलम प्रारंभे केन सूत्रेण इत संज्ञा न भवति, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, श प्रत्यय से। जो ये श प्रत्यय है यह हमेशा क्या करता है, प्रारंभ के जो श प्रत्यय होता है, स वर्ण से बनने वाले जितने भी प्रत्यय हैं उनकी प्रारंभ में क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। ठीक है, चुटू जो है, चुटू जो है यह भी क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है प्रारंभ में। ठीक है, और आदिर्यंच टूडव ये जो है ये क्या है, ये जो भी धातु प्रारंभ में जो धातु आती है उसकी क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। प्रारंभ में जो भी धातु आएगी उसकी क्या है, इत संज्ञा कर देता है, आदिर्यंच टूडव। और एकमात्र ऐसा है उपदेश अज अनुनासिक इत, ये वह सूत्र है जो केवल स्वरों की इत संज्ञा करते हैं, और ये स्वर चाहे आगे आए या बीच में आए या बाद में आए, कहीं पर भी आए, अगर स्वर जहाँ पर भी होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी किसके माध्यम से, उपदेश अज अनुनासिक इत के माध्यम से। अब ये पूछ रहा है केवलम प्रारंभे केन सूत्रेण इत संज्ञा न भवति, तो ये उपदेश अज अनुनासिक इत इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ली वर्णस्य द्वादश भेदा कस्मात्। ठीक है, तो ली वर्ण का जो द्वादश भेद हैं वो कैसे होंगे, इसका आप हमें प्रमाण बताइए। तो इसका प्रमाण क्या है, क्या रस्व के अभाव में होगा, या प्लुत के अभाव में होगा, या दीर्घ के अभाव में होगा, या उदात के अभाव में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके दीर्घ अभावात, दीर्घ का अभाव होता है ली वर्णों में, इसीलिए इसके द्वादश भेद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ जाता है ओ वर्णस्य द्वादश भेदा कस्मात्। अब ये औ वर्ण की पूछ रहा है, औ वर्ण की पूछ रहा है कि औ वर्ण के द्वादश भेद किस प्रकार से होंगे। ठीक है, इसका क्या प्रमाण है कि उसके द्वादशी भेद हो, उसमें कैसा क्या होता है ऐसा, क्या दीर्घ का अभाव होता है, या ऋस्व का अभाव होता है, क्या प्लुत का अभाव होता है, या अनुदात का अभाव होता है। ठीक है, तो ओ वर्ण जो है ये इसमें हमेशा ह्रस्व वर्णों का अभाव होता है, इसीलिए ये इसके द्वादश भेद गिने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है प्रयत्न कति, आभ्यंतर प्रयत्न। ये प्रयत्न पूछ रहा है, प्रयत्न कति, और किन के बारे में पूछ रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक आभ्यंतर होता है और एक कौन सा प्रयत्न होता है, एक होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, एक तो हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। मगर ये पूछ रहा है प्रयत्न कति। ठीक है, तो
इसमें क्या 4 होते हैं, क्या 5 होते हैं, क्या 6 होते हैं या 2 होते हैं, और आभ्यंतर प्रयत्न के संबंध में पूछ रहा है। इसीलिए आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या हमेशा क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। जबकि बाह्य प्रयत्न जो है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतःस्थानाम प्रयत्नो वर्तते। अंतःस्थानाम जो प्रयत्न है, अंतःस्थानाम प्रयत्नो वर्तते। ठीक है, तो अंतःस्थानाम जो प्रयत्न है ये कहाँ होते हैं। ठीक है, तो क्या इनका जो प्रयत्न है अंतस्थ जो वर्ण होते हैं इनका प्रयत्न क्या होगा, प्रयत्न क्या होगा किनका, य व र और ल। ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, ये वर्ण क्या कहलाए आपके पास, अंतः अंतःस्थ 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 जो वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है, इनका जो प्रयत्न है वो क्या होगा, क्या विव्रत होगा, क्या ईशत स्पष्ट होगा, या सम्रत होगा, या स्पष्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट, ईशत स्पष्टम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णानाम अभाव कथ्यते। वर्णों के अभाव को क्या कहा जाता है, वर्णानाम अभाव कथ्यते। वर्णों के अभाव को क्या कहा जाता है, वर्णानाम वर्णानाम अभाव कथ्यते। तो वर्णों के अभाव को क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। क्या निपात कहा जाता है, क्या अवसान कहा जाता है, क्या संयोग कहा जाता है, या विभाषा कहा जाता है। तो वर्णों का जो अभाव होता है वहाँ पर क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, अवसान कहा जाता है। ठीक है, विरामो अवसानम, ये इसका सूत्र है। इसलिए इसकी क्या हो जाती है, अवसान संज्ञा हो जाती है वर्णों के अभाव की। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अंतिम वर्णात पूर्व वर्णस्य भवति। अंतिम वर्ण के पहले वाला जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बताना है। उपदा संज्ञा कहलाता है, या टी संज्ञा कहलाता है, या घु संज्ञा कहलाता है, या घी संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अंतिम वर्ण के पूर्व वाला जो वर्ण है वह क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ये जो है टी जो संज्ञा है, ये टी संज्ञा क्या होता है, अंतिम जो स्वर होता है, अंतिम स्वर, अंतिम स्वर वर्ण, अंतिम स्वर वर्ण है उसकी होती है, किसकी, अंतिम स्वर वर्ण की संज्ञा हो, टी संज्ञा हो जाती है। जबकि उपदा जो संज्ञा है वो अंतिम वर्ण जो होता है उसके पहले वाला वर्ण। ठीक है, अंतिम वर्ण के पहले वाला वर्ण उपदा संज्ञा कहलाती है। इसका जो सूत्र है वो है अलो अंत्याद पूर्व उपदा, और टी संज्ञा का अंतिम स्वर अचो अंत्यादि, टी संज्ञा से अचो अंत्यादि सूत्र से टी संज्ञा हो जाती है जो अंतिम स्वर वर्ण की होती है। ठीक है, चलते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा उपदा संज्ञा। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। प्रतीयते विधीयते इति निगद्यते। प्रतीयते विधीयते इति निगद्यते, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। क्या ये किसके संबंध में कहा गया है, प्रत्याहार के संबंध में कहा गया है, प्रत्ययांत के संबंध में कहा गया है, प्रत्यय के संबंध में कहा गया है, या प्रकारा के संबंध में कहा गया है। ठीक है, जल्दी से लगाइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर लगाइए क्या होगा इसका। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, तो ये प्रत्यय के संबंध में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अणुदित इत्यनयो संज्ञा भवति। अणुदित इत्यनयो संज्ञा भवति। अणुदित की क्या संज्ञा होती है, क्या प्रत्यय संज्ञा होती है, क्या उदित संज्ञा होती है, क्या सवर्ण संज्ञा होती है, या प्रत्याहार संज्ञा होती है, क्या होती है संज्ञा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये सूत्र है, और ये जो है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये सूत्र है। तो इसमें हमेशा संज्ञा किसकी होगी, प्रत्ययों की संज्ञा होगी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये वही प्रत्यय आ गया, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इति सूत्र से निषेध सूत्रम अस्ति। इस सूत्र का निषेध सूत्र कौन करता है, इसका सूत्र का निषेध किसके द्वारा किया जाता है, क्या ना ज्वलो सूत्र के द्वारा किया जाता है, या इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य के द्वारा किया जाता है, या तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा किया जाता है, या न को अपि, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये ना ज्वलो जो सूत्र है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या है, निषेध सूत्र है। क्या है, निषेध
निषेध सूत्र है। कौन सा सूत्र है? निषेध सूत्र है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके यवला भवंती। यवला भवंती, यवला भवंती। तो यवला भवंती, इसका ऑप्शन क्या है? क्या त्रिधा होता है, 3 प्रकार का होता है? चतुर्धा में मतलब 4 प्रकार का होता है? द्विविधा यानी 2 प्रकार का होता है? या पंचधा का मतलब होता है 5 प्रकार का होता है? य और व, ये जो वर्ण है ये जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये इस प्रकार से आते हैं, य और व। ठीक है, इनके ऊपर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ होता है, अनुनासिक य और व। ठीक है, ये अनुनासिक य व वर्ण जो है ये यवल, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यवला द्विविधा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये संज्ञा प्रकरण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज है ये आज यहीं समाप्त हो जाती है, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपको ऐसे ही और प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन करवाते रहेंगे। तो आप प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस प्रकार आपको ऐसी कक्षाएं निरंतर रोज़ रात 8 बजे लाइव के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।